भारतीय राज्य व्यवस्था देख रहे थे और इसी कड़ी में आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और राज्यपाल को देखेंगे। वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। भारत में के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। आगे है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34 हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34 हो सकते हैं। दूरसंचार विवाद निपटारा अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। आगे है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु उसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो वो है 65 वर्ष और हाई कोर्ट का वो 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 सबसेक्शन 1। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 1। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। आगे है सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 47 के बीच सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय में बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। एक बार फिर से देखेंगे। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है, आर्टिकल 128 के तहत। आगे है अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय आर्टिकल 129 घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति का जिक्र है इसमें अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय
कि अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लिखित है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि या कानून या निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, यानी लागू होगा। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय की से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का जिक्र है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आगे है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन भत्ते व पेंशन भारत के संचित निधि प्रभावित होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते कहाँ से मिलता है या पेंशन कहाँ से मिलता है, तो वो भारत के संचित निधि से मिलता है। आगे देखेंगे केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय की शक्ति इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। उच्चतम न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केवल सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन यानी रिव्यू हेतु अधिकृत करता है, तो ये कहते हैं अनुच्छेद 137। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णयों अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है, अनुच्छेद 137। भारत के संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। भारत में संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां, अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबद्ध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। आगे है न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। आगे है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता, अनुच्छेद 127 सबसेक्शन 7 के तहत। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है।
आगे देखेंगे, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। आगे है, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति के पास है। कानूनी मामलों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय में व्यक्त की गई थी। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी जीने की या रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाने की का अधिकार है, और यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय में व्यक्त की गई थी। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। इन चारों भागों को देखेंगे। सबसे पहला है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 132 के तहत। सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 133 के तहत। आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 134 के तहत। और विशेष अनुमति से ली जाने वाली अपीलें, अनुच्छेद 136 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है। लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। लोकहितवाद की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो एक अभिलेख न्यायालय है। आगे है, मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी की जा सकती है। अगर किसी का मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत वहां पे जाके अपना अपील कर सकता है, रीट जारी कर सकता है, या फिर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपनी रीट जारी कर सकता है। आगे देखेंगे राज्यपाल। राज्यपाल भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश का अनुसरण करता है? तो कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति कनाडा का अनुसरण करती है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य हो तो जिस तिथि पर वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा
में पद रिक्त मान लिया जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा के पद रिक्त मान लिए जाएंगे। आगे है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं जनजातीय एक बार फिर से देखेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दी जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं प्रोन्नति करते हैं? तो उच्च न्यायालय के सलाह पर। राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदोन्नति या प्रोन्नति करते हैं। आगे है राज्यपाल के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत। राज्यपाल अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपया। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्यपाल। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्त के भी योग्य है। एक बार फिर से इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पूर्ण नियुक्ति के भी योग्य होते हैं। आगे है राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है एवं राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। आगे है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का भी अधिकार प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। आगे है राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, इसको देखेंगे। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल का जिक्र अनुच्छेद 153 में कहा गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 160 में है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 में है क्षमादान की शक्ति तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना अनुच्छेद 163 में कहा गया है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 201 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने का जो पावर है वो है अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
आगे है सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा राज्यपाल के बारे में दिया गया था। ये सरोजिनी नायडू जी ने दी थी। सरोजिनी नायडू राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। इसी के साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।